नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हम लोग समरी पढ़ रहे थे ना ओल्ड चैप्टर्स की, तो उसका हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। और आप लोगों शायद आप लोगों ने यदि पढ़ा है, अच्छे से देखा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है हमारी, उसको हम लोग फिनिश कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को कॉल कर लीजिए कि अभिव्यक्ति और माध्यम का जो ओल्ड चैप्टर के समरीज हम लोग पढ़ रहे थे, जो पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया था, वो समझ में आ गया था, तो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग आए तो मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि हाँ हम लोग आ चुके हैं। सर आप लोग जल्दी से हमें पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो करें शुरुआत। हाँ, आज हम लोग जो मैं कहूँ कि चैप्टर थर्ड जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के इतिहास के बारे में, भारत में इंटरनेट कब आया, विश्व में इंटरनेट कब आया, ये सब जानकारी हम लोग जुटाने वाले हैं। तो चले करें शुरुआत। चलो, तो आता है पहला ही पहला जो हमारा क्वेश्चंस बनता है, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। आपसे यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज और पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो सब कैसे पूछे जाएंगे कि बताइए इंटरनेट पत्रकारिता का आज वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके जवाब आज ही हम लोग याद कर लेंगे, फिर एग्जाम में आएंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलो, विश्व स्तर पर देखो, बात हो रही है विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा यार बच्चों? तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से लेके 1992 तक का। जो पहला दौर था प्यारे बच्चों, वो पहला दौर कब से कब तक था? 1982 से लेके 1992 तक का। जबकि जो दूसरा दौर चला वह चला 1993 से लेके 2001 तक का। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? जो पहला दौर था वो था 1982 से लेकर 1992 तक, और जो दूसरा दौर चला वो था 1993 से लेकर 2001 तक चला। अब तीसरे दौर की हम लोग बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से लेकर अब तक की है। यानी कि आज वर्तमान में हम लोग बात करें तो वर्तमान में विश्व स्तर पर इंटरनेट इतिहास का कौन सा दौर चल रहा है? तो प्यारे बच्चों, तीसरा दौर चल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला दौर कब से स्टार्ट हुआ? 1982 से लेकर 10 साल ऐड कर देना 1992 तक, फिर 1993 से लेकर फिर 10 साल ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा? 2001 तक। ठीक है, उसके बाद ये एक, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो नहीं हो रहा 10 साल, वैसे हम लोग बात करें तो ऐसे याद रख लेना 1982 से 1992 तक, 1993 से 2001 तक, फिर तीसरा दौर है 2002 से लेकर के अब तक। तो अब वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है इंटरनेट इतिहास का? तीसरा दौर चल रहा है प्यारे बच्चों। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 3 लाइनें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। तब AOL यानी कि अमेरिका ऑनलाइन, ध्यान रखना AOL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों से। जैसे कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। यानी कि क्वेश्चन से देखो, अब पूछा कैसे जाएगा कि सच्चे अर्थों में, कैसे? सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो नई वेब भाषा आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्केप नाम के ब्राउजर आए, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट के संस्करण निकाले। अब देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट इतिहास की शुरुआत कब हुई,
इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? सच्चे अर्थों में तो 1983 से लेके 2002 के मध्य, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो नई वेब भाषा आई उसका नाम क्या था? HTML, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। ध्यान रखना, न्यू इंडिया के नाम पर .com कंपनियों का क्या है? उफान आया। जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया उतनी ही तेजी के साथ उसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से लेके 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कौन सा? कि न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, लेकिन वो जैसे ही उफान बढ़ा वैसे ही वो धड़ाम से क्या आया? नीचे भी आया है। तो कब? 1996 से लेकर 2002 में कितने लोगों ने? लगभग 5 लाख लोगों ने .com की नौकरियों से क्या धोना पड़ा? हाथ धोना पड़ा। विश्व सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव से ज्यादातर .com कंपनियां क्या हो गई? बंद हो गई। यानी देखो, जो इंसान कहते हैं ना कि चलो ठीक है ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जब कुछ कमियां उसमें रहती हैं, उस कमियों को हम लोगों ने सुधारा नहीं, तो प्यारे बच्चों क्या होता है? उसमें बहुत सारा उफान जो जैसे हम लोगों ने बढ़ा था आगे, वैसे ही वह धीरे 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 नहीं गिर करके वह एकदम से धड़ाम से गिरता है। जैसे ऊपर से पत्थर डालते ना, वो धड़ाम से गिरता है, उसी प्रकार से। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूह ने इस दौर में खुद को किसी तरह जमाए रखा, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो शुरुआत शुरू कब से हुआ? इसलिए कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता को 2002 से शुरू हुआ, तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जब इंटरनेट पत्रकारिता आई, इतिहास आया, जब 1982 स्टार्ट हो गया था, मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1982 दूसरा दौर, 1993 तीसरा दौर, 2002 से स्टार्ट था, लेकिन सच्चे अर्थों की बात करें तो 1983 से लेकर 2002 के मध्य, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आता है भारत की बात। अब विश्व स्तर पर या विश्व इतिहास पर हम लोगों ने चर्चा की, इंटरनेट कब आया, आज वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग करते हैं हमारे देश की। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। इन विश्व स्तर पे तो तीसरा और भारत स्तर पर दूसरा। भारत के लिए पहला दौर 1993 यानी 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। यानी कि पहला दौर 1993 से, दूसरा दौर 2003, यानी कि 10 साल बाद। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। जैसे विश्व स्तर पर .com उफान में आया था, वैसे बुलबुलों की तरह तुरंत फूट गया भारत में भी। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पोइनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी, ये ध्यान रखना। ऐसी कौन सी साइट है जो भुगतान के बाद देखी जा सकती है? वो कौन सी है? इंडिया टुडे। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये कि भुगतान के आधार पर जो साइट देखी जा सकती है उसका नाम क्या है? इंडिया टुडे। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज प्रमुख है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण तो है कि जो नियमित रूप से जो साइटें अपडेट होती रहती हैं उनमें से हिंदू आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, NDTV हो गया और आज तक हो गया और जी न्यूज हो गई। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो भारत में आज वर्तमान में हम लोग बात करें तो कौन सा दौर चल रहा है? दूसरा दौर इंटरनेट का चल रहा है। दूसरा दौर कब से शुरुआत हुआ? 1993 से हुआ।
2003 से। तो पहला दौर कब स्टार्ट हुआ, इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो 1993 से हुई। ये हमें ध्यान में रखना है। एक ऐसी साइट जो भुगतान के आधार पर देखी जा सकती है, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, बता सकते हैं? इंडिया टुडे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे साइटें जो नियमित रूप से अपडेट होती रहती हैं, तो आप लोगों को मैंने नाम बताया था कौन कौन से, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक हो गया और जी न्यूज हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडियाई इन्फोलाइन और वह सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या कि विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय, विशुद्ध यानी विशेष रूप से शुद्ध का श्रेय तहलका.com को जाता है। और रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो जिसने गंभीरता से के साथ कुछ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। ध्यान रखना, गंभीरता से जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है उसका नाम रिडीफ है। और तहलका.com ऐसी साइट है जो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का अपने आप में एक मादा, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि शुरू करने का शुरुआत विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, यानी कोई कमियां उसमें न हो, तो वह डेल्टा और तहलका.com। तो समझ में आया। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 1993 से। दूसरा दौर अब वर्तमान में चल रहा है जो 2003 से स्टार्ट हुआ है। जो भुगतान के आधार पर जो साइट हम लोग देख सकते हैं उसका नाम क्या है, इंडिया टुडे। और जो नियमित रूप से अपडेट होते रहते हैं, हिंदू, आउटलुक, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि है। और आगे हमने बात की कि जो तहलका.com है वो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है। और रिडीफ है वह है कुछ पहली साइट कहा जा सकता है जिसने गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता करती हुई आ रही है या कर रही थी। नेक्स्ट है हिंदी नेट संसार। अब हिंदी में भी नेट चलने लग गया है संसार में, हिंदी भाषा में भी। तो अब हिंदी की बात करें, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। तो ध्यान रखना, हिंदी में जो वेब पत्रकारिता की शुरुआत होती है वह कब से शुरू होती है, किससे नाम से, वेब दुनिया के साथ शुरू होती है। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। कहाँ से शुरू हुआ, इंदौर से। और यह पोर्टल है हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रकारिता नहीं है। और किससे शुरुआत होती है, वेब दुनिया से शुरू हुई है। अब बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पर पत्रकारिता हिंदी में शुरू हो गए जो बहुत सारे नाम हैं, इनको याद रखना है। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। देखो, ये जितने भी थे ये सब हमें भौतिक रूप से हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रभा साक्षी नाम से जो शुरू होता है वह प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ क्या है, इंटरनेट पर ही पढ़ा जा सकता है, ऐसा अखबार है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ऐसी पत्रकारिता का नाम बताइए जो हमें फिजिकल रूप से प्राप्त नहीं होती है, जिसका नाम क्या है, प्रभा साक्षी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहल यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए, जो पहले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी कि ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ऐसी कौन कौन सी हिंदी पत्रकारिताएं जो साहित्यिक पत्रकारिताएं जिनमें अनुभूति है,
अभिव्यक्ति है, हिंदी नेस्ट है और सराय है। इनको भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी भाषा में कौन कौन से, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय, ये भी ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमें क्या क्या प्राप्त होता है कि हिंदी नेट पत्रकारिता की शुरुआत किससे हुई? वेब दुनिया के साथ में शुरू हुई है। उसके बाद कहाँ से शुरुआत हुई? इंदौर से शुरुआत। फिर बहुत सारे अखबारों के, हिंदी अखबारों के नाम लिखना है आप लोगों को। हाँ, उसके बाद एक प्रभा साक्षी, एक ऐसी पत्रकारिता है जो केवल हमें फिजिकल रूप से प्राप्त नहीं होती है, वह केवल हमें इंटरनेट पर ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। शैशव काल यानी बचपन काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी की फ़ॉन्ट की है। सबसे बड़ी समस्या यानी कि शैशव काल में इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि फ़ॉन्ट की है, हिंदी फ़ॉन्ट जल्दी से टाइप करने में भी समस्या आती है और बहुत सारे अक्षर ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं हैं। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। अब देखो, टीवी खबरों के विभिन्न चरण। इन टीवी पर जो खबर आती है उनके बहुत सारे खबर होते हैं। कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ केवल बोल करके बताया जाता है। किसी में दृश्य और बोल दोनों यानी श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम होते हैं। तो यह ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो देखो, वो सॉरी, बहुत सारे चरण है, कौन कौन से हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण है जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज हो गया, ड्राई एंकर हो गया, फोन इन हो गया, एंकर विजुअल हो गया, एंकर बाइट हो गया और लाइव हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या क्या। एंकर पैकेज में फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में है सूचनाएं दी जाती हैं। कहते हैं ना फटाफट 100 खबरें, आज तक कह देता है ना फटाफट 100 खबरें, उसे कहा जाता है क्या? फ्लैश एवं ब्रेकिंग न्यूज। फिर आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या आता है? इसमें एक एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य ड्राई एंकर, ड्राई यानी सूखा, जिसमें केवल दृश्य नहीं है, जैसे उसे जो रिपोर्टर जहां है वो केवल फोन पे या कैसे भी बता देता है कि हाँ ये हुआ है, तो वह भी वह बताता रहता है। फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात, सॉरी इसमें फोन पर बात नहीं होती है, ठीक है, तो फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। फिर आता है एंकर विजुअल। विजुअल यानी अब हमें दृश्य दिखाई देंगे। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है वह खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर आता है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। बाइट यानी क्या होता है? कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। इन कहने का तात्पर्य क्या है? ये टीवी पर बहुत सारी खबरें हम लोगों को दिखाई जाता है ना, उन सभी के बारे में हमें याद रखना है कि एंकर बाइट क्या होता है, ड्राई एंकर क्या होता है, एंकर विजुअल क्या होता है, एंकर बाइट क्या होता है, इनके बारे में हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि किसी भी खबर को प्रसारित करने के लिए टीवी में कौन कौन से चरण होते हैं, उनके बारे में हमें बताइए या उनके बारे में लिखिए। 3 नंबर का आ सकता है, या किसी एक की परिभाषा देख रही, फिर ये ऑप्शन देगा एंकर विजुअल, एंकर बाइट, ड्राई एंकर, इस प्रकार से। तो वहां पर आपको परिभाषा के अनुसार उसका नाम बताना है कि यह परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है। वैसे ड्राई एंकर हो गया जिसमें केवल श्रव्य माध्यम यानी कि बोल करके आप लोगों को बताया जाता है। फ्लैश ब्रेकिंग में फटाफट सूचनाएं दी जाती हैं। फोन इन में फोन से बात करके दी जाती हैं।
एंकर विजुअल में यहाँ हमारे पास दृश्य भी मौजूद होते हैं। एंकर बाइट में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यह क्या होता है, इसमें टेलीविजन किसी खबर को पुष्ट करने संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से संबंधित, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने ये देखा या जिनका संबंध है, वो भी इस एंकर बाइट में। बाइट यानी होता है ना, जैसे कि हम लोग ऐसे डॉट करते हैं, बिट कहते हैं ना, 4 बिट बराबर कहते हैं एक निब्बल बनता है नहीं बनता, तो 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट होता है। इस प्रकार से बाइट होता है जिसे पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी या उससे संबंधित, उस घटना संबंधित व्यक्तियों को उसमें दिखाया जाता है, वो कुछ बोलते हैं, वो भी हम लोगों को सुनाई देता है। फिर आता है लाइव। ये आप लोग देखते हो, जैसे क्रिकेट लाइव देखते हैं, यानी लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधा पहुंचाया जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज। अब यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ मिलेगा। पैकेज नाम से पता चला पैकेज है। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, दृश्य भी होते हैं, उस घटना से जुड़े हुए लोगों की तस्वीर भी होते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सामने हमें दिखाई भी देते हैं। सब कुछ पैकेज में सब कुछ हो जाता है उसमें, ये ध्यान रखना है। सब कुछ का मतलब प्रत्यक्षदर्शी, उस घटना से संबंधित लोग, रिपोर्टर जो उन्होंने वहां देखे वो लोग, सब दृश्य सब कुछ उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य व शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल वॉइस ओवर, जिसे कहते हैं ना कि कहीं पर भी कोई इंसान भग रहा है, श्वास उफन रहा है, अब मैं भग रहा हूँ, मान लो स्टार्ट किया, श्वास उफन नहीं रहा, मुझे काफी देर से दिखाया जा रहा है कि भग रहा है, उसी चीज को दिखाया जा रहा है, बार बार दृश्य, पीछे का दृश्य बदला जा रहा है, तो वो श्वास उफरना या कोई ट्रेन की आवाज आना या किसी दर 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 किसी गोलियों की आवाज आना, तो इसको कहा जाता है वॉइस ओवर। वीओ के साथ दो तरह की आवाजें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली आती है। यानी चिड़ियों का चहचहाना, फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज, या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। यानी वॉइस ओवर क्या होता है कि आप लोगों को ऐसी आवाज सुनती रहेगी, हाँ ये आवाज इस चीज की है, ये प्राकृतिक दृश्य की है, या और किसी चीज की आवाज है, जैसी हम चाहें वैसी वॉइस सुनाना दर्शकों को, तो वो कहलाता है वी हो वॉइस ओवर। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज यानी कथन, बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती हैं, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर और दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम भी करता है। यानी कि बाइट जो होता है वो दो दृश्यों को जोड़ने का कार्य भी करता है, उसे बाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें आवाज भी हो और दृश्य भी हमें दिखाई दे। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट और वॉइस ओवर ही नहीं होते, और भी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है, उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें सोर्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक आवाज, नेट साउंड क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है जिसमें खूब नारे लगे हों, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे वे नारे लगते हुए दिखाना होगा, उसकी गुंजाइश अपने व्यू में छोड़नी होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, प्राकृतिक नेट साउंड क्या होता है, जैसे कोई कह रहा है कि इतने इतने नारे थे, उन नारों को बोलते हुए दिखाया जाए,
उन लफ्जों के साथ साथ वो नारे आने चाहिए। पहले किसी ने कह दिया, अब कोई कह रहा है तो उसकी आवाज यानी कि प्राकृतिक आवाज साथ साथ में झलकनी चाहिए, उसके पीछे वॉइस और बहनी चाहिए, उसके होठ भी उसके साथ साथ उस बोल के साथ साथ होने चाहिए। अब आता है हमारा प्रमुख जनसंचार। ये हमारा पाठ की शुरुआत है, लेकिन मैंने इसको एंड में इसलिए रखा क्योंकि जो क्वेश्चन जहां से एग्जाम में पूछे जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता, भारत में इंटरनेट का दौर, विश्व स्तर पर इंटरनेट का दौर, हिंदी वेब दुनिया, हिंदी समाचार, प्रभा साक्षी, इंडिया टुडे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग यदि आ भी जाता है, पढ़ा भी नहीं ना, तो भी आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई भी बात होती है ना, तो इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग उसे बिना सोचे समझे देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन या प्रस्तुति में क्या अंतर होता है? यानी कि रेडियो पर खबर सुनी, टीवी में देखी, अखबार में पढ़ी, अब इनमें क्या अंतर होता है, इनकी शैलियों में क्या अंतर होता है, इनकी भाषा में अंतर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए, और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों को लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपका कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए है, और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखी हुई वस्तु को हम जल्दी से नहीं भूल सकते। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का क्या है, माध्यम है। तो यदि हम लोग किसी दृश्य को देख लेते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उस दृश्य को हम लोग बहुत ही कम भूलते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग जो सुनते हैं उसे तो हम बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, लेकिन देखे हुए दृश्य, जैसे हम लोग कोई मूवी देख के आ रहे हैं, तो मूवी देखी हुई है ना, तो उसे हम लोग देखते आते हैं ना, तो 80% बता देते हैं। वो 5 महीने बाद पूछते हैं तो फिर भी हमें वो 40-55 में याद रहते हैं। जब भी वो दृश्य सामने आता है या कोई बताता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, अरे हाँ ऐसा है इसमें। अब है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम आप लोग जानते ही हो, अखबार, मुद्रित माध्यम जो भी है। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। यानी कि मुद्रित माध्यम है वो जनसंचार के आधुनिक माध्यम क्या है, सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। यानी कि पूछा जाए कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है, तो ध्यान रखना चीन से हुई है। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ध्यान रखना, देखो मुद्रण की शुरुआत होती है चीन से, ये क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 होती है छापे खाने को देखते हैं, छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ध्यान रखना, छापे खाने की जो शुरुआत या श्रेय जाता है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। और यदि हम लोग बात करें कि मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई, तो चीन से हुई है। ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसो की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो उसमें रेनेसां की प्रमुख छापे खाने की अहम भूमिका रही है। भारत में पहला छापाखाना 1556 में कहाँ पे हुआ, गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। यानी कि ईसाई मिशनरियों ने इसे धर्म प्रचार करने के लिए यह कारखाना खोला, जो 1556 गोवा में खुला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। ठीक है, तो भारत में पहला छापाखाना की हम लोग बात करें तो गोवा में 1556 में ये किसने खोला, ईसाई मिशनरी ने। क्यों खोला, धर्म प्रचार के लिए। लेकिन मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई, लेकिन छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जाता है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं हमारे। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। ये भी ध्यान रखना, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत छापेखाने की अहम भूमिका किसकी है, रेनेसां की है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार छोड़ दो, तहत
अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की जरूरत नहीं है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि उसे हुए कि उसे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। यानी बात तो सही है, यानी कि कोई भी शब्द हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं हमारे सामने छपा हुआ है तो उसका स्थायित्व कुछ ज्यादा ही हो जाता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। यानी कि छपा हुआ हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यम की दूसरी बड़ी विशेषता है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा का अनुशासन की मांग करती है। लिखित भाषा किसकी मांग करती है भाई? अनुशासन की मांग करती है। ये ध्यान आपको रखना है। में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों में उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना, लिखित भाषा में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? अनुशासन की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत होगा। ध्यान रखना, लिखित भाषा हम लोग किसी चीज को लिख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो, तो वही छाप सकता है किसी प्रकार की। मतलब ये सब योग्यताएं इंसान में होती हैं, लेकिन कुछ में कुछ अलग की विशेषताएं होती है। कहते हैं इसका दिमाग गॉड गिफ्टेड है, कुछ बातें होती है, तो वही चीज वह मुद्रित कर सकता, वही चीजें छाप सकता, लिख सकता, क्योंकि उसमें शब्दों की यानी एक अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। एक दूसरा क्या होता है? पंक्चुअल होना, एक अनुशासन होना, एक धैर्य होना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। अनुशासन में रहा, धैर्य के साथ रहता है तो इंसान कभी भी असफल नहीं होता, वह हमेशा सफलता की सीढ़ियां ही प्राप्त करता हुआ जाता है। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यह कमजोरी या सीमा भी है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है, बात तो सही है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों, जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। यानी कि रेडियो, टीवी पर जैसे तत्काल कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, तो हम अखबार क्या करता है, 24 घंटे में जो जो घटित हुआ है घटना, उसको छापता है दूसरे दिन। लेकिन इंटरनेट पर, रेडियो पर, टीवी, वो न्यूज तुरंत आ जाती है, तो यह एक कमी भी है। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार यानी या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन कहते हैं 24 आवर्स की, यानी कि एक निश्चित समय सीमा में अखबार छपता है। एक निश्चित समय सीमा की घटनाओं को अखबार छापता है, जिसे हम लोग डेडलाइन के नाम से जानते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों में लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह, स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों, मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। यानी बात तो सही है, फिक्स होते हैं भी, आज 16 पेज आ रहे हैं अखबार में, 16 होते हैं, लेकिन कभी बार कुछ घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं तो बात अलग होता है। लेकिन ऐसा संपादक ने कह दिया तो उसी शब्दों में हमें उस रिपोर्ट को लिखना पड़ता है। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा
जा सकता है, पूछा भी गया है कि मुद्रित माध्यम लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी। तो लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है, यानी कि किसी भी अखबार में कोई भी खबर छापते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी भाषा पर, व्याकरण की, वर्तनी शुद्धि पर, शब्दों पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। समय सीमा, आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना भी जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब आता है रेडियो। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। इसमें कुछ ध्वनियां, स्वर, शब्दों का खेल होता है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। इन कहने का तात्पर्य क्या है? जो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स समय होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि समय सीमा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे टीवी में 2 घंटे की मूवी होती है, यहाँ 2 घंटे की मूवी नहीं चला सकते हम लोग, यानी कि लोग सुन सुन के उसे बोर हो सकते हैं। यहाँ 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मैक्सिमम होता है कि 40 से ऊपर का हो। और पात्रों की संख्या भी कम होती है, क्योंकि सुन करके हम लोग आवाज से बताएंगे कि यह पात्र वो है, उसका नाम ये हो सकता है। हम लोग वैसे नहीं कर सकते। माध्यम माना जाता है रेडियो। पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो में श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध बिल्कुल नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता है। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय पे मीन की फिक्स समय होगा, 4 बजे तो 4 बजे होगा, 5 बजे तो 5 बजे ही होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी अब तुम अखबारों की तरह कभी भी उसे पढ़ करके खोल करके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं होगा। फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता है और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द का वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? जब हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो हम लोग शब्दकोश का या किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज का सहारा नहीं ले सकते। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर है, यानी कि एक रेखीय ने एक लीनियर है, क्योंकि इसमें केवल सुना जा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग माध्यम में। और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा, शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक लीनियर टीवी भी है और रेडियो भी है, लेकिन टीवी में क्या होता है, हम लोग दृश्य को देख करके उसके बोल समझ सकते हैं। होठों के जो लफ्ज होते हैं वो काफी चीजें ऐसी होती है हमें समझ नहीं आती, तो उसके लफ्ज को भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो बोलेगा, सुन गया तो सुन गया, नहीं सुना तो हम लोग उसे वापस तो करके देख नहीं सकते, ना ही हम उसे शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। मतलब ज्यादा कमी रेडियो की हम लोग मान सकते हैं, लेकिन टीवी की नहीं। वैसे तो तीनों ही माध्यमों में, प्रिंट, रेडियो, टीवी की अपनी अपनी जगह चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन। देखो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, इन सब को जो भी मतलब पत्रकार को छापता है खबर, तो वो दर्शकों को बांधता है। उसमें वो ताकत होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसा पढ़ाएं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप वेट करो कब राजेंद्र सर आएंगे, कब हमें पढ़ाएंगे, कब अच्छे समझ में आएगा, कब हम लोग 100% हिंदी में नंबर प्राप्त करेंगे। तो ऐसा एक इंतजार करना होता है किसको? दर्शकों को। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग वेट करते हैं कि आज सर ने पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 कब आएगा, कब हमें अच्छे समझ में आएगा, कब हमें। देखो,
जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताए कि मोस्ट ये पूछा जा सकता है, तो वो वहां से तो क्वेश्चंस आएगा। मैं 101% कह रहा हूँ, उसको चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान में अपने दिमाग में रखना, बिठाना और फिर आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जो मैंने बताया वो भी याद नहीं किया ना बेटा, फिर तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर है ना पढ़ाते पढ़ाते से आ रहे हैं कि हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं। यार भाई एक बात बताओ मुझे कि जब पढ़ते हैं तो उसमें मुस्कुराने की बात कहाँ से आ गई, कहाँ उसमें शायरी की बात आ गई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी बीच बीच में तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए, लेकिन मनोरंजन जब करें ना जब हमें इसकी मतलब एक आदत सी पड़ जाए कि हाँ भी ठीक है हमने पढ़ लिया है अब मनोरंजन करेंगे, तो कम से कम चैप्टर तो फिनिश होने दो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो रेडियो समाचार की संरचना, यानी रेडियो समाचार लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से कितने शब्द होने चाहिए, कितने पात्र होने चाहिए, कैसी शैली होनी चाहिए, ये सब हम लोग बातें करेंगे। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों में कई मामलों से में भिन्न है, क्योंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, यानी कि रेडियो समाचार की संरचना अखबारों टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। यानी कि ये बात मैंने कल भी बताई थी कि उल्टा पिरामिड शैली 3 भागों में बांटा गया है। किसी भी समाचार को लिखने के लिए यह एक क्या है, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम शैली मानी जाती है, चाहे रेडियो के लिए लिखो, चाहे टीवी के लिए लिखो, चाहे अखबार के लिए लिखो। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इस शैली में लिखी, यानी कि 90%, यानी कि लगभग लगभग पूरा ही हो जाता है। हाँ, फीचर है जो कहते हैं ना कि कथात्मक शैली में लिखा जाता है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि उल्टा पिरामिड और फीचर शैली दोनों को मिलाकर भी समाचार लिखा जाता है, लेकिन 90% उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं, चाहे वो टीवी के लिए हो, चाहे वो रेडियो के लिए हो, चाहे वो समाचार पत्रों के लिए हो। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, ये बात मैं बता चुका हूं कल भी। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों को, सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। देखो ऐसी होती है उल्टा पिरामिड शैली, ऐसी कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रो या मुखड़ा, इंट्रो या मुखड़ा। इसे कहते हैं बॉडी या निकाय, बॉडी या निकाय। और इसे कहते हैं हम लोग समापन। अब इसमें क्या होता है, 6 सवालों का हमें जवाब देना पड़ता है। क्या, कौन, कब, कहाँ, सॉरी कहाँ, और एक दो है क्यों और कैसे। ठीक है, अब यहाँ है ना प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होता है कि ये जो 4 सवाल हैं, ये जो 4 ककार हैं, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है और इस 2 में इनका प्रयोग किया जाता है। ये मैं कल बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था कि समाचार क्या कैसे लिखा जाता है, कितने सवालों का कितने ककार होते हैं, उनका जवाब कैसे कैसे दिया जाता है। ये भी बताया था कि ये 4 होते हैं सूचना तथ्यों पर आधारित होते हैं, ये 4 विवरणात्मक विश्लेषणात्मक व्याख्या पर आधारित होते, ये भी मैंने अच्छे से बताया था। तो कल इसका मतलब पार्ट 1 आप लोगों को देखना ही होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से जो पार्ट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट, वेब दुनिया, हिंदी पत्रकारिता, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार के 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, अभी अभी बताया था, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, इंट्रो को मुखड़ा भी कहते हैं, बॉडी को निकाय भी कह सकते हैं। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। आ गया, इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है, यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा में और प्रथम 3 या 4 ककारों का उसमें प्रयोग करते हैं। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, यहां तक कि प्रासंगिक तथ्य या सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिर कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण जो होता है समापन, यदि वहां हम किसी चीज को हटाएं भी ना, लाइन को, शब्दों को, तो हम लोग हटा भी सकते हैं आसानी से।
अब आता है टेलीविजन, जिसमें श्रव्य दृश्य दोनों में दिखा, ये भी एक रेखीय ही है, ध्यान रखना। जब हम टेलीविजन की लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि देखी हुई चीज़ हम लोग बहुत कम भूलते हैं, सुनी हुई तो हम लोग भूल जाते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। किसमें? टीवी में, क्योंकि इसमें दृश्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियाद शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे के लिए किए गए सोर्स जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। अगर सोर्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समुद्र की नहीं। अगर कहीं आग लगी है हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान लें कि दिल्ली को किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है तो अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो महत्वपूर्ण बात थी वो हम लोगों ने 2-3 लाइनों में लिख दी है। आगे कोई व्यक्ति उसे पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो बहुत कुछ लोग किसी चीज़ की अत्यधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो फिर आएंगे उसमें निकाय बॉडी और समापन की जो खबर लिखी है हमने उल्टा पिरामिड शैली में, तो फिर वो पढ़ेगा उसे। अब आता है रेडियो और टेलीविजन की भाषा शैली में क्या क्या अंतर होता है, कैसे शैली होनी चाहिए। दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, रेडियो और टीवी पत्रकारिता की भी नहीं। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यमों को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करे, यानी कि लोगों को समझ में आ जाए और उनकी गरिमा को भी हमें कोई ठेस न पहुंचे। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि आपसी बोलचाल के जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे हों, सीधे हों और स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन, सहपाठी को बतानी है तो कैसे बताते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, चाहे तो टीवी की खबर हो, चाहे रेडियो की खबर हो, चाहे आप समाचार की हो, तो भाषा छोटे छोटे वाक्यों में सरल और स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, किसी भी बात को कहने के लिए फिक्स शब्दों की जरूरत होती है। फिक्स शब्द होते भी हैं, यदि हम लोग उसे तोड़ मरोड़ के झूठ मूठ में यदि कोई दिखावटीपन भाषा का चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारी बात है, यानी कि हम बात से हमारी चोरी पकड़ी जाती है, सीधी सी बात है। यानी आप गए किसी से मिलने, आप कहते हो कहाँ गए थे, मैं पढ़ रहा था वहाँ उसके घर, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि तुम पकड़े जाते हो अपने बोल से ही। तो किसी बात को कहने के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, और वो भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। रेडियो टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय, प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेडियो और टीवी समाचारों में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यम बिल्कुल मना, यानी कि
जो अखबार में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित का, हद हस्ताक्षर का, क्रमांक का, उपरोक्त का, इनका प्रयोग हम रेडियो टीवी में नहीं कर सकते। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, द्वारा का भी ध्यान रखना, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ज़्यादा स्पष्ट होगा। ये बात भी सही है। तो थोड़ा द्वारा, अधोहस्ताक्षर, क्रमांक और निम्नलिखित, उपरोक्त, ये जो 4-5 शब्द हैं वो हम टीवी और रेडियो में कोई भी सूचना प्रकाशित करते हैं तो उसमें हम लोग इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उनकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखना, और या लेकिन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है टीवी और रेडियो में। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी गतिविधि, विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अति रंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इससे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहां जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, मुहावरों से क्या होती है कि भाषा प्रभावी बनती है, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहीं पर इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, तो कितना अच्छा लगता है, प्रभावी भी हो रहा है और सामने वाले व्यक्ति उसे समझ भी जाता है। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग कर दिया, अलंकारों का प्रयोग कर दिया, गुणों का प्रयोग कर सब सकते हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। नेशनल चैनल पर प्रसारित रात 9 बजे के समाचार बुलेटिन को ध्यान से देखिए और सुनिए। देखे और सुने गए समाचार में बाइट, वॉइस ओवर और नेट को अलग कर लिखें और अगले दिन कक्षा में इस पर क्या करें, चर्चा करें। यानी कि आप लोग सुन लिया, फिर उसे कक्षा में चर्चा कर लें तो थोड़ा आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा और सामने वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचान नुस्खे हैं, वो क्या हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, ये ध्यान रखना। एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो। तीसरी बात क्या है, वाक्यों में तारतम्यता हो। इन तारतम्यता क्या है, लगातार होनी चाहिए। कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे। कहने का तात्पर्य आप किसी भी बात को कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई शब्द आप लोगों ने छोड़ दिया है, लगातार होना चाहिए। एक छोटे छोटे वाक्यों का एक तारतम्य होना चाहिए, एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक अनुच्छेद बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हो, यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो आम तौर पर सभी लोग, चाहे निरक्षर हो चाहे साक्षर हो, वो अच्छे से उन्हें समझ सके। उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री का प्रयोग करना चाहिए। स्थानांतरण की जगह तबादला शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पंक्ति की जगह कतार, टीवी में जगह सहज माने जाता है। यानी वैसे शब्द को जो बोलचाल के करीब हो, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े। कहने का तात्पर्य क्या है, पूछा जा सकता है कि क्रय विक्रय की जगह किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए टीवी या रेडियो में, खरीद बिक्री का। स्थानांतरित जगह तबादला शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पंक्ति की जगह कतार शब्द का प्रयोग। ऐसे शब्द होने चाहिए जो हम लोग जिसका रोजाना एक लोक भाषा में सामान्य रूप से जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हीं भाषा हमारे सामने होनी चाहिए। अब होते हैं इंटरनेट। जो इंटरनेट इतिहास पढ़ा तो हम लोगों ने पहले इंटरनेट इतिहास इसलिए पढ़ा कि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा जोश होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जोश घटता हुआ जाता है। तो यहाँ घट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए। आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट का अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटों इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। जैसे मोबाइल में हम तुरंत देखते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब है, और भी इंस्टाग्राम हो गया अब तो है, और बहुत ट्विटर, बहुत सारे ऐसे हो गए जिसकी हमें लत लग गई है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होना लुल्लू तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं,
परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। यानी कि इंटरनेट पर आप किसी भी समय की फाइल खंगालोगे ना, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट और पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला, इंटरनेट का एक माध्यम या औजार तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट का प्रयोग एक जहां में सुविधाजनक भी लगता है, दूसरा गंदगी भी फैला रहा है, वो हम लोग आसानी से समझ भी गए होंगे। और एक दूसरा बहुत अच्छा फायदा भी है, किसी मेल को एक व्यक्ति से लेकर बहुत सारे व्यक्तियों को भेजा जा सकता है, किसी सूचना को बहुत तुरंत भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार का इसका सदुपयोग भी किया जा रहा है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट के बेहद आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संचार के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है तुरंत। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर एक मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि एक सेकंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। पहले एक मिनट में 80 शब्द ही एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, लेकिन आज अनंत शब्दों को हम लोग यानी 70,000 शब्दों को हम लोग भेज सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता ये क्या है? एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ कि इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके फायदों से ही शायद कोई इनकार करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। कहने का तात्पर्य क्या है? केवल हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कोई भी अखबार ले लो, XYZ। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा क्या है, अलग है। अब देखो कैसे बनता है रेडियो नाटक। अब ये आता है अलग से, एक क्वेश्चन बनता है कि किसी यानी कोई भी रेडियो नाटक बनाना है तो वो कैसे बनता है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। उन चरित्रों में आपसे संवाद भी होते हैं। इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। जैसे कहानी में संवाद होते हैं, ऐसे एक रेडियो नाटक बनाते हैं हम लोग। रेडियो पर कोई नाटक सुनाना, उसका फिक्स समय होता है, 15 से 20 मिनट का होता है, 30 से 40 मिनट का होता है, मैक्सिमम होता है 40 से ऊपर हो सकता है मैक्सिमम। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य बिल्कुल भी नहीं होते। तो नाम क्या है? रेडियो नाटक। रेडियो पे कोई भी नाटक सुनाना जिसमें दृश्य नहीं दिखाई देंगे, विजुअल्स दिखाई नहीं देंगे। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक या सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। रेडियो पूरी तरह श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा अलग है, थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों, ध्वनियों, प्रभावों के माध्यम से सभी बातों को संप्रेषित यानी पहुंचाना है दर्शकों के पास। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सज्जा है, न वस्त्र सज्जा है, और न ही अभिनेता के चेहरे की भावभंगिमाएं, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है और जैसा आप लोग टीवी पर कोई नाटक प्रसारित करते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल आपकी वॉइस के द्वारा आप लोग दर्शकों को बांधेंगे। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत। इसे यूं भी कह सकते हैं परिचय, द्वंद्व, समाधान। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी चीज को हमें बताना है तो हमें अपनी वॉइस के द्वारा बताना है। बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल गई होगी। सबसे पहली बारी आती है कहानी चुनने की, यानी कोई भी कहानी को आप रेडियो नाटक में परिवर्तित कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई अच्छी से अच्छी कहानी चुनेंगे। आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली हुई हो, उसमें निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कहानी ऐसी न हो जो पूरी तरह से एक्शन, हरकत पर निर्भर
करती हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, यानी कि पूरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी कहानी एक्शन पर आधारित है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो पूरी कहानी है जिसमें बिल्कुल ही श्रोता मतलब नजर ही नहीं डाले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि दर्शक उससे बंधा हुआ होना चाहिए। अपराधी अपराध करके भाग गया, पुलिस उसके पीछे लगी है, और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं भी घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जाता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब न हो, क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भाग दौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई हो, अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप किसी भी कहानी को नाटक में रेडियो नाटक परिवर्तित कर रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लोग आसानी से मुंह के द्वारा, यानी कि सॉरी अपने उच्चारणों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसे आसानी से श्रोताओं को बांध सके और उसे आसानी से समझा सके। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यमों को समझते हुए करिए। अब ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट की हो। आमतौर पर सामान्यतः रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट की होती है। उसके दो कारण है। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं। कोई भी सुनेगा किसी भी नाटक को तो 15 से 30 मिनट तक मैक्सिमम सुन सकता है, उससे ज्यादा वह नहीं। दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब है वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों को भी एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। यानी कि कोई फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम किसी भी प्रेक्षागृह में, किसी भी सिनेमाघर में अनजान लोग भी एक जगह बैठकर मूवी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा रेडियो में नहीं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? कैप्टिव ऑडियंस कहा जाता है प्रेक्षागृहों को, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो में ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे हैं कार्यक्रमों को देखता और सुनता है। सिनेमाघर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से हुट कर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से कार्यक्रम देखने आया है देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है, इसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। रेडियो पर तो हम लोग अच्छी बात नहीं लगी, उबाऊ हो गए तो हम लोग चैनल बदल देंगे, लेकिन सिनेमा अगर किसी प्रेक्षागृह कैप्टिव ऑडियंस में चले गए देखने के लिए तो पैसा दिया है भाई, पूरी मूवी देख करके जाएंगे तो वह बैठा रहेगा, मजबूर है वो। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है। अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर इसे एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट, यानी कि कहते हैं ना कि कोई कहानी है लंबी है जिसे रेडियो नाटक में परिवर्तित कर दिया, लंबा है तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसे रोजाना दिखा सकते हैं। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय सीमा पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट वगैरह, यानी कि फिक्स समय में फिक्स कार्यक्रम दिखाया जाता है। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हो तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को क्या आती है? दिक्कत आती है। यानी कि बहुत कम पात्र होने चाहिए। फेरी वाले की आवाज, जजों की आवाज, ऑर्डर ये सब उसमें गिने नहीं जाते हैं। अगर संख्याओं की बात करें तो इस प्रकार कह सकते हैं 15 मिनट अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 या 6 हो सकती है। यानी कि 15 मिनट का रेडियो नाटक है तो उसमें पात्रों की संख्या 5 या 6। 30 से 40 मिनट की अवधि का है तो उसमें 8 से 12। मात्र 30 से 40 मिनट की कोई रेडियो नाटक की अवधि है, समय सीमा है, तो उसमें केवल 8 से 12 पात्र होने चाहिए। और 15 मिनट की है तो मात्र 5 से 6 पात्र होने चाहिए। ये ध्यान आपको रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है। अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा अवधि वाला रेडियो नाटक लिखना पड़ जाए तो उसमें पात्रों की संख्या 15 से 20 हो सकती है। पात्रों की संख्या के मामले में दो संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है, अर्थात 15 मिनट की रेडियो नाटक में अगर जरूरत हो तो 7 या 8 किरदार, जरूरत पड़ने पर ही, बहुत कम चांस होता है ऐसे, लेकिन जरूरत पड़े तो आप लोग 7 या 8 कर सकते हैं। लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो
जैसा पहले ही कहा था, श्रोता के लिए मुश्किल उठकड़ी हो सकती है। दूसरे, जब हम इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। यानी कि श्रोता क्या करता है, आवाज से चरित्र पात्र को पहचानता है। तो ज्यादा कर दोगे, 15 मिनट का नाटक है, उसी में तुम लोग 8 से 10 पात्र रख दोगे तो फिर वो पहचान कैसे पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं आती है, जैसे फेरी वालों की आवाज, पोस्टमैन, एक संवाद न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर कहना आदि। यानी कि इनकी मतलब छोटे मोटे किरदारों की गिनती इन पात्रों में नहीं आती, वो हो सकते हैं अलग से। तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, उसकी अवधि बहुत ज्यादा न हो, और पात्रों की संख्या भी क्या हो, सीमित हो। यानी कहने का 3 बातें हमें कम से कम ध्यान रखने, कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए, पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा समय का भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इसे। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले ही जिक्र हुआ था, मंच या नाट्य लेख फिल्म की पटकथा रेडियो नाट्य लेखन में काफी समानता है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है, उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना पड़ता है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है, रात का समय था और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से दिखाया जा सकता है। रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब ये हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इस प्रकार हो गई, गलती से हो गया, छोड़ो इसको, लेखन करने के लिए जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब आता है नए और अप्रचलित विषयों पर लेखन। ये आपका बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जिसमें मैंने आप लोगों को कोई भी लेख लिखवा सकता है, कोई भी मतलब रचनात्मक लेखन आपको लिखना पड़ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 दिया है, कौन कौन सी, जैसे कोई आपने, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए पिकनिक पर, तो उस पर कोई अप्रचलित लेखन लिखवा लिया। कहीं आप मूवी देखने गए, यानी कल आपने मूवी देखने गए थे, आज सुबह आप बैठे तो बोले यार इस समय तो कल हम वहाँ थे, तो उस पर भी आप लोग लिख सकते हो। इसलिए मैंने 2 लेखन लिखने की कोशिश यहाँ पर की है। कौन कौन सी? नंबर 1 है कि आप लोग कहीं पर भी हो, कहीं घूमने गए हो, खाने पानी की चीज़, कहीं पर भी आप कोई फिल्म देखने गए हो, आप इसे पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ी बात नहीं है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सभी बातें वही हैं, सेम की सेम। इसे एक बार देख लीजिएगा। देखो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी विषय पर लिखने से पूर्व सबसे पहले 2 या 3 मिनट सोचकर यह विचार कर लेना चाहिए कि किन विचारों को हम विस्तार दे सकते हैं जिन्हें हमने देखा या पढ़ा है। कहने का तात्पर्य, मैंने अभी कहा कि कल हम इस समय और कुछ कार्य कर रहे थे, उस कार्य को सोच करके फिर हमें उसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान लगाकर देखेंगे क्या मैं जो लिख रहा हूँ या सही लिखूंगा या अच्छा लिखूंगा, या इनमें और भी कुछ मैं जो अलग से जो देखा था वो भी मैं इसमें जोड़ सकता हूँ या नहीं। इसके पश्चात विषय की शुरुआत को आकर्षक बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे पाठक को पसंद आए। शुरुआत कार्य आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी होना चाहिए। लिखते समय बात एक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़े, इसलिए इसमें सुसंबद्धता का होना जरूरी है। सुसंबद्धता के साथ साथ विवरण का सुसंगत होना भी आवश्यक है। सुसंगत होना एक अच्छे लेखक की क्या होती है, विशेषता होती है। अब देखो मैंने लिखा है, आपकी एक अपने घर पर बैठे हुए थे, एक दीवार घड़ी देखा तो आपके मन में कोई विचार आया कि दीवार घड़ी में कोई कुछ समय बज रहा था, तो आपने सोचा कि यार इस समय तो मैं क्या कर रहा था। एक लेख मैंने लिखा है, एक आप लोग इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसे पढ़ लेंगे तो आप लोग कहीं पे भी किसी भी चीज के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी दीवार घड़ी के बारे में आपने देखा, दूसरी बार समय देखा, तो दूसरी बार आपने सोचा कि इस समय तो मैं कल या परसों पिछले महीने इस दिन मैं ये कार्य कर रहा था। ठीक है, एक दूसरा भी मैंने लिखा है, तीसरा भी है। फिर मैंने एक लिखा है, एक जातिवाद का जहर है, इसके बारे में मैंने आपको लिखा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जातिवाद एक सामाजिक समस्या, इसे आप क्या समझते हैं लिखिए। जातिवाद कहते हैं ना, जातिवाद फैलाना, तू मीना है, तू हीर है, तू चमार है, तू सैनी है, तू जाट है, तू गुजर है, ऐसे जातिवाद फैलाना बहुत ही एक जहर का काम कर रहा है। जातिवाद जो फैलाता है उसके साथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसे समझाना, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो उसे अपने से अलग करना। तो उसके बारे में मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखवाया जा सकता है किसी पर भी। तो प्यारे बच्चों, ये था पार्ट 2 हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। आज हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम फिनिश हो गई मात्र 2 पार्टों में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको दोनों पार्ट आप लोगों ने देखा, समझ में आया
कितना समझ में आया, कितना याद हुआ? क्या प्रत्येक प्रश्न का आप लोग आंसर दे सकते हैं? लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जहां जहां मैंने कहा है कि मोस्ट है उसको आप देखना। आज कह रहा हूं 101%, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।